हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें ये एक और एग्जांपल करते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है जैकब लैंड ₹12,000 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। अब ये जो बात है कंपाउंडेड एनुअली, ये इस बात को क्लियर करती है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरेस्ट ही विल रिसीव आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 3 ईयर। मतलब हमें हर साल के बाद उसको बताना है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें कैसे पता चलता है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर्मूला भी डिस्कस किया था इससे पहले वाले में। अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे हर बार ईयरली बेसिस पे निकालना है। तो ईयरली बेसिस पे निकालना है तो मैं लिखता हूँ हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹12,000। प्रिंसिपल इज ₹12,000 एंड रेट इज 10% पर एनम। एंड टाइम वैसे तो 3 ईयर्स है, लेकिन फर्स्ट पार्ट को करने के लिए इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट आफ्टर 1 ईयर ओनली। सिर्फ 1 साल का निकालना है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं पहले साल का। सो इट विल बी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम विल बी ओनली 1 ईयर, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है सिर्फ आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद उसको कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट। सो दिस विल बी 0 0 कैंसिल। सो दिस इज ₹1200 रुपीज। तो इसका मतलब उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 1200। हमें नेक्स्ट पार्ट में निकालना है सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर में क्या होने वाला है, जो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो मैं यहाँ पे इससे पहले एक लाइन लिखता हूं, अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना अमाउंट पेबल आ रहा है, 12,000 तो प्रिंसिपल था ही, प्लस 1200 और आ रहा है। तो ये कितना हो गया, ₹13,200, 13,200 रुपये हो गया। तो इसका मतलब फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल विल बी ₹13,1200। हमने इसे पहले किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो पहले साल का अमाउंट होगा इट बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हम निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल इज 13,200, रेट इज स्टिल द सेम 10%, टाइम इज अगेन 1 ईयर क्योंकि हम सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं। सो दीज टू गेट्स कैंसल्ड। सो हमारे पास कितना आ गया, ₹1320। तो इसका मतलब ये हो गया प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर कैसे निकलेगा, ये तो प्रिंसिपल था प्लस 1320। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 0 2 5 और 4 14520 रुपीज। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। तो इसका मतलब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर विल बी हाउ मच, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर विल बी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। सो इट विल बी ₹1452। This is the interest for the third year. It means amount payable will be amount payable at the end of third year. Third year will be how much? Principal कितना था, 14520 plus interest for the second year, third year कितना है, 1452. So this is the amount payable at the end of third year. मतलब अगर वो 3 साल बाद हिसाब करता है तो उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे, 15972। अगर वो दूसरे साल के बाद हिसाब कर देता है तो 13,200 प्लस 1320। पहले साल के बाद कर देता है तो वो इतने रुपए। अगर 3 साल के बाद दे देता है तो वो हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट ही हैज पेड। हमें बताना है कि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे कर दिया 3 साल बाद। अगर मान लो हमसे ये पूछा जाए तो अगर 3 साल बाद अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले तो देखो कि इनिशियल प्रिंसिपल कितना था हमारे पास। इनिशियल प्रिंसिपल था 12,000 रुपीज। इनिशियल प्रिंसिपल था 12,000 और अमाउंट पेबल कितना आ गया, 15972। तो हमें पता है कि जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अमाउंट इज 15972, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 12,000 इन द बिगिनिंग प्लस CI। तो मैं यहाँ से CI निकाल लेता हूँ। CI क्या है, 12,000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो इट विल बी 3972। तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर अलग अलग निकालना चाहते हो तो भी वही वैल्यू आएगी। जैसे पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला था तो कितना आया था, 1200।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 1200, सेकेंड ईयर के लिए मैंने निकाला 1320, लास्ट ईयर के लिए निकाला 1452। अगर मैं अलग अलग जो इंटरेस्ट मैंने अर्न किया तीनों सालों का, अगर मैं उसको भी प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3972। तो चाहे हम अलग अलग ईयर का जो इंटरेस्ट निकला है वो प्लस करें, चाहे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इनिशियल और फाइनल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो सेम ही हमारे पास क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और अगर मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता, मान लीजिए यही क्वेश्चन मुझे इस तरह से करना हो कि मुझे फॉर्मूला लगा के करना है, तो फॉर्मूला लगा के मैं ऐसे तो करूंगा नहीं भाई, फर्स्ट ईयर का निकालना हो सेकंड ईयर का। मान लो मुझे कहा होता कि आप बस 3 साल का बता दो, आफ्टर 3 इयर्स का बता दो सिर्फ। अगर मुझसे सिर्फ डायरेक्टली से क्वेश्चन यही होता कि भाई आफ्टर 3 ईयर हाउ मच जैकब विल अर्न, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T। यही फॉर्मूला कल डिस्कस किया था हमने कि ये कैसे लिखा हुआ है, तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता। सो अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल वॉज 12,000, 1 प्लस 10 बाय 100 पावर T। T इज हाउ मच, 3 ईयर इन दिस केस। ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो दिस इज 12,000 इंटू ये जीरो कैंसिल, सो ये क्या हो जाएगा 11 बाय 10 पावर 3। यही बात है, एलसीएम ले लेंगे हम। सो दिस इज हाउ मच 000 इंटू 1331 डिवाइडेड बाय 1000। यही बात आ जाएगी ना, क्यूब कर दिया 11 का और 10 का, 2 3 1 2 3, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई से मेरे पास कितना आ जाएगा 15972। इसकी मल्टीप्लाई से मेरे पास कितना आ जाएगा 15972। डायरेक्ट में मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हो तो हर साल का भी सकता था। अगर मैं फर्स्ट ईयर का यहाँ पे पावर 1 करके कर दूं तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, यहाँ पावर 2 करके कर दूं तो सेकंड ईयर का आ जाएगा, पावर 3 करके कराए तो थर्ड ईयर का आ गया। लेकिन ये हम जब करते हैं जब डायरेक्ट निकालना हो, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको ईयरली बेसिस पे ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। ठीक है। इसमें मुझे फाइनल अगर एक रिजल्ट निकालना हो कि हाँ 2 साल बाद 4 साल बाद, तो मैं ऐसा काम करता हूँ। ठीक है। इसमें हम एक बात और समझते हैं, जैसे इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ था कितना, ₹12,000 था इस क्वेश्चन में, और रेट जो दी हुई थी 10% पर एनम दी हुई थी, और टाइम मान लीजिए हम चेंज करते हैं इसको थोड़ा, मान लो 1.5 ईयर्स दिया होता, 1.5 ईयर्स, और मुझे कह दिया जाता कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये था कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ये हो गया कि जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन की जाएगी, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो हर 6 महीने बाद की जाएगी। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, 6 महीने के बाद की जाएगी। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि हम उसकी बात मान लेंगे, वो कहेगा मैं तो 6 महीने बाद इंटरेस्ट लेने आऊंगा, हम उसकी बात मान लेंगे कि हाँ ठीक है आप 6 महीने बाद आना। लेकिन हम साथ में उसको ये कह देंगे कि यार अब 6 महीने बाद आना है तो हम रेट जो है वो पर ईयर की क्यों देंगे, रेट जो है आप पर ईयर की ले रहे हो, हिसाब करने आप 6 महीने में आ रहे हो, तो हम ऐसे करते हैं भाई रेट हमारे अकॉर्डिंग होगा, हाफ ईयरली कर दो रेट को भी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए जो रेट है वो है कितना 10%। तो इसका मतलब अगर आप 6 महीने के लिए आ रहे हो तो रेट को भी हाफ करो, आपने टाइम कर दिया तो इसका मतलब रेट भी क्या होगी 5% हाफ ईयरली लेना पड़ेगा इसका मतलब। तो ठीक है, अगर वो हाफ ईयरली में आएगा, वो कहेगा मैं 6 महीने बाद का हिसाब करने आऊंगा, तो हम कहेंगे इसके पर एनम नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, फिर हाफ ईयरली चलेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज 5% हाफ ईयरली। एक बात तो ये होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने टाइम हमें कितना दिया 1.5 ईयर्स। अब उसने 1.5 ईयर दिया है, फिर हम दिमाग लगाएंगे यार 1.5 ईयर का तो मतलब ये हो गया कि देखो पहले साल में 2 बार आ जाएगा वो 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, और तीसरा जो हाफ ईयर बच गया 1.5 में तो कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो वो 1.5 साल में हमारे पास 3 हाफ ईयर बन जाएंगे, इसका मतलब तो डबल हो जाएगा ना। फिर 1.5 ईयर का 1.5 का डबल हो गया 3 हाफ ईयर। अगर 2 साल का टाइम होता तो वो 4 बार आता, 6 साल का टाइम है तो इसका मतलब वो 12 बार आएगा। तो फिर हम जो कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब 1.5 साल का जो टाइम था उसमें कैलकुलेशन कितनी बार होगी, 3 बार होगी फिर तो हमारी कैलकुलेशन।
तो इसका मतलब इस केस में अगर मैं अमाउंट निकालूंगा तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अब देखो रेट अगर पर एनम में है तो उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो अपनी चला रहा है कि मैं हाफ ईयरली में आऊंगा तो हम भी उसको रेट कहेंगे भी तू भी हमारी भी बात मान, इसको हाफ ईयरली कर। तो इसका मतलब यहां पर आर मैं लिख रहा हूं स्मॉल, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये चलो पहले हमने आर कैपिटल लिया था, चलो मैं ऐसे लिख देते हैं आर बाय 2 इंटू 100, आर बाय 2, ये जो आर था तो रेट परसेंटेज था पर एनम में, अब मैंने रेट का हाफ कर दिया पर एनम वाली का, इनटू ये जो अपने फॉर्मूले में टी लिखते थे वो तो टाइम था ईयर्स में, लेकिन अगर हाफ ईयर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये बात समझ में आई? इस चक्कर में नहीं पढ़ना तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी, जो आपके पास वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करो, कौन से वाली, हाफ ईयरली वाली, जब हाफ ईयरली में कैलकुलेशन करनी है। तो इसका मतलब 12,000 इंटू 1 प्लस 5 बाय 100 पावर 3, अब पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि वो हाफ ईयरली आ रहा है। हाफ ईयरली का मतलब हमारी जो कैलकुलेशन होगी, हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितनी बार चेंज होगा, 3 बार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 साल में 3 ही बार चेंज हो रहा था क्योंकि वो कंपाउंडेड एनुअली था, लेकिन अब यहाँ पे 1.5 साल में कितनी बार चेंज हो जाएगा, 3 बार चेंज हो जाएगा क्योंकि वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी फिर। तो अब जो ये जो बात है ये कब की बात है, जब वो हाफ ईयरली आ रहा था, ठीक है। अगर वो 1.5 ईयर के लिए आता तो अलग वैल्यूज निकलती, अब अगर वो हाफ ईयरली आ रहा है तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 0 0 0 3 जीरोस कैंसिल, 2 2 जा 4 3 जा 12, अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई किसको कर दूं, 21 इंटू 21 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा 9261, क्यूब हो जाएगा ना 21 का, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 3 9 जा 27, डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 13 2 जा 2 13 हो जाएगा 26, 17 8 पे 16, फिर आ जाएगा 19 तो 18 तो 9 1.5। तो इसका मतलब अगर वो हाफ ईयरली हमसे कैलकुलेशन करवाएगा, हाफ ईयरली वो अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा, तो एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर हमें इतने पैसे देने आएंगे 13891। अब हम इसका वो केस करते हैं जिसमें हमें ईयरली देना होता, वो भी एक केस करके देख लेते हैं कि अगर वो यहाँ पे हाफ ईयरली की कंडीशन ना लगाता तो ईयरली में मेरे को कितने पैसे देने आते। ईयरली में क्या करते, देखो अगर मान लो इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड ईयरली आ जाता, देखो अब हाँ इसमें एक बात और क्लियर हो जाएगी। देखो 1.5 ईयर दिया है हमें, अगर 1.5 ईयर के बाद निकालना है अमाउंट, तो हमारे पास फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब अगर ईयरली कैलकुलेशन है, ये हाफ ईयरली मैं यहाँ से हटा दूं, ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन मैंने कर ली, इसको नहीं देख रहे हम क्या कर रहे हैं, ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ईयरली जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने क्या समस्या आएगी कि अमाउंट विल बी 12,000 इंटू 1 प्लस, अब ईयरली है तो रेट भी क्या लगेगी, ईयरली वाली लगेगी, पर एनम लगेगा। पर एनम कितना था 10 बाय 100 पावर टी, टाइम कितना है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर का मतलब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। अब समस्या ये आएगी कि मैं ये पावर 3/2 सोल्व नहीं कर पाऊंगा, ये जो पावर 3/2 है मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जब टाइम ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए 1.5 ईयर 2.5 ईयर और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो और आप डायरेक्ट फॉर्मूले की सोच रहे हो, तो फॉर्मूले में वो वैल्यू हमें इजीली कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं सिर्फ 1 ईयर का निकालता हूं कि 1 ईयर के बाद कितने रुपए बचते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम पीरियड होगा उसके बाद मैं उसका कैलकुलेट करता हूं। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैं निकालूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 12,000 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10, इतनी वैल्यू आ जाएगी फॉर द फर्स्ट ईयर, सिर्फ पहले साल की, क्योंकि 1.5 ईयर था तो 3/2 पावर में सोल्व नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने पहले साल का निकाल लिया। पहले साल का जब आप निकालोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 132, और ये 00 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 13200, 13,200 रुपए। लेकिन ये अभी हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कहां तक का हुआ है 1 ईयर का। अभी हमने 1 ईयर के लिए थोड़ी कहा था, हमने तो उसको पैसे कितने दिए थे 1.5 ईयर। इसका मतलब ये हो गया
कि अभी कैलकुलेशन और भी बाकी है फॉर द रिमेनिंग हाफ ईयर। रिमेनिंग हाफ ईयर में क्या होगा, हमने अब देखो पहले साल का जो अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है, हमें इस बात का पता है। तो पहले साल का जो अमाउंट है, पहले साल का अमाउंट कितना है 13,200, ये प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए। नेक्स्ट पीरियड क्या है, अगर यहाँ हाफ ईयर है तो हाफ ईयर, अगर यहाँ कंप्लीट 1 ईयर होता तो 1 ईयर हो जाता। तो 13,200 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट तो हमारे पास क्या है 10% है, रेट हमारे पास क्या है 10%। और हमारे पास टाइम कितना है, अब हाफ ईयर है हमारे पास टाइम। जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट जैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी। हमें ये पता है कि रेट की और टाइम की जो यूनिट है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये पर एनम में है तो ये भी पर एनम में, ये हाफ ईयर में लेते तो ये भी हाफ ईयर में। तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 5 यहां से आ जाएगा, ये 00 इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब 5 2 जा 10, 0 कैरी 1 16 6। तो इसका मतलब 660 रुपए और बच गए जो अगले 6 महीने का बैलेंस था। तो आफ्टर 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली अगर हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 13,200 प्लस 660, 13,200 प्लस 660 विच इज इक्वल टू 0। तो ही हैज टू गिव 13,860, इतने रुपए उसको देने आएंगे। अगर वो कब होता कंपाउंडेड ईयरली, ये हमने कौन सा केस किया जब उसको कंपाउंडेड एनुअली करना होता। तो अब कंपाउंडेड एनुअली में बन रहे थे 13,860, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में बन रहे हैं 13,891.5। तो किस केस में उसको ज्यादा पैसे देने आ रहे हैं, जब उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया गया। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब समझ गए आप, जब हर 6 महीने बाद प्रिंसिपल को चेंज करना था तब उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ये बात। मान लो यही पैसे अगर उसने कंपाउंडेड क्वार्टरली दिए होते तो क्या होने वाला था। कंपाउंडेड क्वार्टरली में भी हम देखते हैं, देखिए प्रिंसिपल तो हमारे पास सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल तो उसने जितने पैसे दिए हैं उनमें कोई कम ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इनिशियल जो वैल्यूज डिफाइन की गई थी वो ये कहा गया था कि 10% पर एनम और टाइम होगा 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स। लेकिन अब जो इंटरेस्ट उसने कहा, जो इंटरेस्ट होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब पहले तो हमें पता होना चाहिए, क्वार्टरली का मतलब 1/4, क्वार्टरली का मतलब हो गया 1/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हिसाब किताब होगा इनका वो हमेशा क्वार्टरली होगा, मतलब हर 3 महीने बाद हिसाब करने आएगा। आफ्टर 3 मंथ्स ही विल कम। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हर 3 महीने के बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले आया 3 महीने बाद हिसाब किया तो जो अमाउंट बना वो नेक्स्ट का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसका मतलब 3 महीने के बाद वो वैल्यू चेंज कर देगा हमारे प्रिंसिपल की। फिर हम हमारी बात वही रखेंगे कि आपने रेट कौन सा लिया है यहाँ पे 10% पर एनम, ये भी क्वार्टरली हो जाना चाहिए। देखिए क्वार्टरली कैसे करते हैं, 12 मंथ्स का रेट कितना है 10%, 1 मंथ का क्या बन जाएगा 10/12%। और हमें कितने महीने का चाहिए 3 मंथ्स का चाहिए ना, क्योंकि 3 महीने बाद कैलकुलेशन होगी। तो 3 मंथ्स का क्या हो जाएगा इंटू 3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब रेट का मुझे क्या करना है 1/4 कर देना है। 1/4 के लिए मैंने इसको लिख दिया दिस विल बी, आप डायरेक्टली 10/4 लिखना चाहते हो 10/4, ऐसे आपको समझ में आया तो ऐसे, जैसे मर्जी करके इसका 1/4 कर दीजिए। 1/4 मैंने किया, एक बार तो मैंने चलो ये लिख दिया 10/4, 10/4 इज हाउ मच 5/2% पर क्वार्टर हो गया ये। अब 5/2% पर क्वार्टर हो गई ये वाली बात। अब कहते हैं टाइम 1.5 ईयर। यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था वो हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहा था 6 महीने बाद, तो इसलिए टाइम 3 ईयर्स बन गया था भाई, वो 3 बार आएगा हिसाब करने। यहाँ पर क्या था कंपाउंडेड एनुअली था तो 1.5 ईयर में पहले 1 साल का निकाला फिर हाफ ईयर का निकाला, सिंपल। अब कंपाउंडेड क्या है क्वार्टरली है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल में वो 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 1 साल में वो कितनी बार आ रहा है 4 बार। तो 2 साल में कितनी बार आएगा 8 बार। तो जितना भी वो आ रहा है उसको 4 टाइम्स कर दीजिए। ये कितना है 3/2 ईयर आ रहा है, इसको अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, क्योंकि क्वार्टरली आ रहा है वो क्वार्टरली आ रहा है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब वो कितनी बार आएगा 6 क्वार्टर्स बन जाएंगे इसमें हमारे कितने क्वार्टर बन जाएंगे 6 क्वार्टर्स। 6 क्वार्टर वाली बात समझ में आई। हर 3 महीने बाद आएगा, पहले 3 महीने बाद, फिर दूसरे 3 महीने बाद, तीसरे महीने बाद, तीसरे महीने बाद। तो
ऐसे हर 3 महीने बाद आएगा तो पहले साल में 4 बार आ जाएगा वो। बाकी जो बचा हाफ ईयर उसमें 2 बार हो रहेगा, तो इसलिए कितने क्वार्टर बन गए, 6 क्वार्टर्स। अब हम इसको कैलकुलेट अगर मैं करना चाहूँगा डायरेक्ट फॉर्मूले से, अमाउंट विल भी देखिए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, रेट इज नाउ 5/2 और बाय 100 आता ही है, 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी। टी में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना, 6 आ जाएगा। जनरल क्वेश्चन में हमारे पास 3 तक ही आएंगी, इसमें मान लो 6 आ गया तो कोई बात नहीं, हमने ऐसे इसको लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 20 हो गया, 20 हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 12,000 इंटू 41/40, 41/40, 41/40 कितनी बार आ जाएगा ये, 6 टाइम्स आ जाएगा। 2 3 4 5 और एक बार और आ जाएगा 41/40। ये बात समझ में आई, 41/40 कितनी बार आ जाएगा, 6 टाइम्स आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो इसमें अब इनका 41 इंटू 41 इंटू 41 मेरे पास क्या आ जाएगा, 68921 होता है ये। तो ये पहले तीनों का 68921 आ गया, नेक्स्ट 3 का भी क्या आएगा, 68921 आएगा। इसके डिवाइड में 4 इंटू 4 16 लिख दिया मैंने, और इसके डिवाइड में मैंने क्या लिख दिया, 40 इंटू 40 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा, 64,000, 64 क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। सो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगी 1.07 के लगभग, 1.076 लगभग ऐसा कुछ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 4307.56 लगभग ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा लगभग 13,915 के लगभग, नियरली इक्वल्स टू 13,916 रुपीज़। तो देखिए हमने तीनों केस डिस्कस किए हैं। पहला था, पहले ये देखते हैं, ये तो था कंपाउंडेड एनुअली, 1.5 ईयर टाइम था, तो पावर जो 3/2 आएगी टाइम में, तो मैं सोल्व नहीं कर सकता था, इसलिए पहले मैंने 1 ईयर का निकाला, फिर बचे हुए टाइम का हाफ ईयर का बाद में निकाल दिया। यहाँ पर था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली था तो हमने कहा भाई रेट का भी हाफ करो, और टाइम जो था हाफ ईयरली में डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर अगर कहा है तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग अगर वो आएगा तो एक साल में 2 बार आ जाएगा हमारे पास। तो 1.5 ईयर में वो हमारे पास कितने बार आया, 3 बार आया। उसके हिसाब से हमने अमाउंट कैलकुलेट किया 13,891। एनुअली में हमारा बन रहा था 13,860। अगर हर 3 महीने बाद सिस्टम चेंज हो जाता है, क्वार्टरली अगर वो कर दे कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअली है। जनरली ऐसे बड़ी पावर नहीं आएंगी। क्वार्टरली में क्या होगा, जो एन पर ईयर के हिसाब से थी रेट, उसका 1/4 हो जाएगा, टाइम जो था वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, टाइम का 4 टाइम्स हो जाएगा और रेट का क्वार्टर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब रेट जो है पर ईयर में और टाइम जो है पर ईयर में, वो हमें देखना है कि भाई वो वैल्यूज जो है वो किस अकॉर्डिंग दी गई हैं, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करनी है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। फ्रेम्ड क्वेश्चन में पावर 6 नहीं आएगी, फ्रेम्ड क्वेश्चन पावर 2 3 जनरली यहीं तक रहती हैं, ठीक है गाइज। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कंपाउंडेड कैसे किया गया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी रेट और टाइम का जो यूनिट्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होंगी, ठीक है। चलो थैंक्स गाइज।